फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ये हमारा पहला टॉपिक है। डेफिनाइट इंटीग्रेशन में दो एक्सरसाइज है, 4.1 4.2। 4.1 एक्सरसाइज इस साल के लिए नहीं है, इस साल के सिलेबस में 4.1 नहीं आएगा। और सेकंड है 4.2 एक्सरसाइज। 4.2 एक्सरसाइज में हम लोग वही सब करने वाले जो हम लोग ने इंटीग्रेशन में किया, बट थोड़ा सा एक दो स्टेप आगे करना है हम लोग को। वो टॉपिक कैसे सॉल्व होगा? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस से। कैसे सॉल्व होगा? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। अब इसको पहले समझते हैं क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। अच्छे समझ के लो इसको, पूरा लिखा के देता हूँ बोर्ड में। मान लो कि एक फंक्शन है f जो कंटीन्यूअस फंक्शन है। लेट f be the continuous function. Let f be the continuous function defined on closed interval a to b. Let f be the continuous function defined on closed interval a to b, and if integral of f of x dx and integral of f of x dx is equal to g of x plus c. ठीक है। Let f be the continuous function defined on closed interval a to b. तो हमारा जो फंक्शन है f of x वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस फंक्शन हमने कंटिन्यूटी में पढ़ा रहेगा, ठीक है। कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब कहीं पे भी ब्रेक नहीं आता। लेट f be the continuous function defined on interval a to b. a to b से लग डिफाइन रहेगा, मतलब ऐसा, ये हमारा a है, ये हमारा b है ग्राफ में, ये यहाँ से यहाँ तक ही डिफाइन रहेगा। मान लो a to b डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल a to b, ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है। तो a से लेके b तक की आपका ग्राफ डिफाइंड है, ठीक है। एंड इफ इंटीग्रल ऑफ f of x, ग्राफ f of x है, मान लो कि इसका जो इंटीग्रल है उसका आंसर आता है g of x plus c। क्या आता है? g of x plus c। तो ये तो नॉर्मल इंटीग्रेशन हो गया, ये तो नॉर्मल इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? डेफिनाइट इंटीग्रेशन में क्या होगा? ये नॉर्मल, इनडेफिनाइट और डेफिनाइट में यही फर्क है कि इनडेफिनाइट में हमारा लिमिट नहीं होता, डेफिनाइट में हमारे पास लिमिट होता है। लिमिट मतलब लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट। इनडेफिनाइट में हम लोग क्या करते थे? जनरल सॉल्यूशन निकालते थे, पूरे ग्राफ का सॉल्यूशन निकालते थे फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ठीक है। बट डेफिनाइट में हम लोग क्या करते हैं? इसका एक पर्टिकुलर पार्ट निकालते हैं। यहाँ पे इसको सब डिवाइड कर लिया, यहाँ पे इसको सब डिवाइड कर लिया। मान लो कि ये वाला पार्ट ए है, ये वाला पार्ट बी है, सिर्फ ए से बी का आंसर बताओ कितना होगा, ठीक है। तो डेफिनाइट और इनडेफिनाइट में यही फर्क है। इनडेफिनाइट इट टेक्स फ्रॉम लोअर सबसे छोटा वैल्यू टू सबसे बड़ा वैल्यू, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, जनरल सॉल्यूशन। बट अगर मैं बात करूं तो डेफिनाइट में हमारे पास लिमिट होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का बताओ, स्पेसिफिक लिमिट होता है वहां पे, ठीक है। ठीक है, तो इतना अच्छे से याद रखना कि डेफिनाइट में हमारे पास एक लिमिट होता है, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि जो फंक्शन f of x है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। और कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है? ये सिर्फ a से लेके b तक। कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है? सिर्फ a से लेके b तक। मतलब a से लेके b तक इसका वैल्यू मिलेगा, बाकी इसका वैल्यू मिलेगा नहीं। डिफाइंड मतलब समझ में आता है ना? द वैल्यू एग्जिस्ट फ्रॉम a to b ओनली, बाकी जगह पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। और अगर इंटीग्रेशन ऑफ f of x का वैल्यू g of x plus c आ रहा है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ f of x का वैल्यू g of x plus c आ रहा है, देन डेफिनेट इंटीग्रेशन में इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देन इंटीग्रल ऑफ, अब इसका लोअर लिमिट कितना है? a, इसका अपर लिमिट कितना है? b। तो नीचे हम लोग हमेशा लोअर लिमिट लिखते हैं, ऊपर हम लोग हमेशा अपर लिमिट लिखते हैं। देन इंटीग्रेशन ऑफ a to b, कैसे पढ़ते हैं इसको? इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx, इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx is equal to, क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है g of x plus c इंटीग्रल ऑफ a to b, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको अच्छे से, कैसे सॉल्व होगा ये ध्यान देना। समझा आपको ये क्या किया? ये अपना नॉर्मल इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx is equal to gx plus c, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx is equal to gx plus c, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx is equal to gx plus c। तो अभी हम लोग इसको इंडेफिनिट से डेफिनेट में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे लिमिट लग जाएगा a to b, इंटीग्रल ऑफ a to b f of x dx, इंटीग्रल ऑफ a to b f of x dx is equal to, क्या f of x dx का आंसर क्या था? g of x plus c to the limit of a to b।
द लिमिट ऑफ a to b। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सबसे पहले इसमें हम लोग अपर लिमिट पुट करेंगे। तो अपर लिमिट क्या है मेरा b, तो b कहाँ पे पुट होगा? x की जगह पे। तो क्या आएगा इसका आंसर? g ऑफ b प्लस c। पहले b पुट किया इसमें, g ऑफ b प्लस c माइनस, अब a पुट करेंगे इसमें, तो क्या आएगा? g ऑफ a प्लस c। ठीक है, पहले अपर लिमिट पुट किया, बाद में लोअर लिमिट पुट किया। तो अपर लिमिट पुट किया तो क्या मिला? g ऑफ b प्लस c, और लोअर लिमिट पुट किया तो क्या मिला? g ऑफ a प्लस c। सॉल्व किया इसको तो क्या मिलेगा? g ऑफ b प्लस c माइनस g ऑफ a माइनस c प्लस c माइनस c कैंसिल, तो फाइनल आंसर कितना आएगा? g ऑफ b माइनस g ऑफ a, ये हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से हम लोग डेफिनेट इंडिकेशन को सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं। द सिंपल अंडरस्टैंडिंग इज दैट हाउ वी आर गोइंग टू यूज अवर लिमिट्स। तो कुछ नहीं करना है, नॉर्मल हम लोग को इंडिकेशन निकालना है, लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट लगाना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। डेफिनेट इंडिकेशन में ये होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देख लो अच्छे से इसको, सबको समझा अच्छे से? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो बस कुछ नहीं करना है। फंक्शन क्या रहेगा मेरा? लेट f बी द कंटीन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन a to b। यहाँ पे एक वैल्यू से लेके एक वैल्यू तक डिफाइंड रहेगा। तो जो ग्राफ रहेगा आपका सिर्फ वो अपर लोअर लिमिट से अपर लिमिट लगे डिफाइंड रहेगा, बाकी जगह पे वो डिफाइंड नहीं रहेगा। ठीक है, जिससे हम लोग को पता है ना कि साइन का डोमेन क्या है, कॉस का डोमेन क्या है, वो अपने डोमेन में ही डिफाइंड होता है, उसके आगे डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, और अगर मान लो कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो जी ऑफ एक्स आ रहा है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स आ रहा है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे डेफिनेट में इसको? इसमें हम लोग लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट ऑफ a to b f of x dx is equal to g of x plus c to the limit of a to b। how we apply this limit? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट पुट करते क्या हो गया? g of b plus c, लोअर लिमिट पुट करते क्या हो गया? g of a plus c। आंसर कितना आएगा? g of b plus c माइनस g of a minus c। आंसर इज g of b माइनस g of a। देखो समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसको फटाफट। Understood everyone? Clear? Yes, ma'am. Yes, sir. ले उसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, क्योंकि आपको मैं एक दो सम करा के एक दो सम देने वाला हूँ करने के लिए। चेक करते हैं। डेफिनाइट इंटीग्रेशन चैप्टर पे आ जाओ, चैप्टर नंबर 4 डेफिनाइट इंटीग्रेशन, सेकंड एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज का डिलीट किया गया इस साल के लिए, वी विल टॉक अबाउट सेकंड एक्सरसाइज। और फर्स्ट एक्सरसाइज के सम सबसे भी आते नहीं पेपर में। एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 की भी एक एक्सरसाइज है गाइस इसका। फर्स्ट एक्सरसाइज डिलीट है, मैंने बताया आपको। एक्सरसाइज 4.2 का वेरी फर्स्ट सम, मैं आपको बोर्ड पे दो सम सिखा रहा हूँ और साइमल्टेनियसली दो सम देख के भी जाऊंगा, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन का मैंने एक एक सम सिखाया है। ठीक है, वेरी फर्स्ट सम क्या है क्वेश्चन? इंटीग्रल ऑफ 1 to 9, इंटीग्रल ऑफ 1 to 9। ठीक है, चेक करते हैं। इंटीग्रल ऑफ 1 to 9, ऊपर दिया x प्लस 1, नीचे दिया रूट x। पहले इसको हम लोग नॉर्मली सॉल्व करेंगे कैसे, जैसे हम लोग इसको इंडेफिनेट में सॉल्व करते हैं, बाद में लास्ट में लिमिट लगा देंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, 1 to 9। तो पहले इसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं। तो नॉर्मली कैसे सॉल्व होगा? ये इंटीग्रल ऑफ 1 to 9, इसको लिखते रहो, डिनोमिनेटर अलग अलग करते जाओ। तो x अपॉन रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x dx। ठीक है, इतना समझ में आ गया? x अपॉन रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x dx। पावर लेते हैं इसका, तो क्या आएगा? इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 9, x अपॉन रूट x कितना होगा? रूट x। तो यहाँ पे रूट x बचेगा। अब रूट x कितना होता है आपको पता है, तो हाई करूंगा मैं, तो रूट x हो जाएगा मेरा x रेज टू हाफ, हो जाएगा रूट x। 1 अपॉन रूट x रेज टू हाफ ऊपर जाएगा, कितना आएगा? x रेज टू माइनस हाफ dx।
क्लियर है? सॉल्व करते हैं, इसका इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। x रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन कितना आएगा? x रेज टू 3/2 डिवाइड बाय 3/2 बराबर है। x रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 अलग अलग कर लिया टू द लिमिट ऑफ 1/9 1 to 9। x रेज टू माइनस हाफ का इंटीग्रेशन कितना आएगा? माइनस हाफ प्लस 1 हाफ हो जाएगा ना, माइनस हाफ प्लस 1 x रेज टू n प्लस 1 ये हो जाएगा x रेज टू हाफ अपॉन हाफ टू द लिमिट ऑफ 1 to 9। ठीक है ना? अभी 3/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल सकते हैं हम लोग। 3/2 बाहर निकला कितना बनेगा? ये बन जाएगा 2/3। कब बन जाएगा ये? 2/3 कितना आएगा? x रेज टू 3/2 टू द लिमिट 9 to 1। ठीक है, और यहाँ पे हाफ बाहर निकला कितना बनेगा? 2 बन जाएगा ये न्यूमरेटर में जाके, तो कितना हो जाएगा ये? x रेज टू हाफ टू द लिमिट ऑफ 1 to 9। क्लियर है? बस वैल्यू पुट करना है यहाँ पे। वैल्यू पुट करना कितना आएगा? ये 2/3 आएगा इधर। x का पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट पुट करो। सो अपर लिमिट क्या आएगा इसका? 9 रेज टू 3/2 माइनस 1 रेज टू 3/2। ठीक है, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, समझा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 9 रेज टू 3/2 माइनस 1 रेज टू 3/2 ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे भी करना पड़ेगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे भी आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कितना आएगा इसका? 9 रेज टू हाफ माइनस 1 रेज टू हाफ। ठीक है, इतना समझ में आ गया? बस सॉल्व करना है इसका। तो कितना आएगा इसका आंसर? 2/3 9 रेज टू 3/2 माइनस 1 रेज टू 3/2। 1 का कोई भी पावर 1 ही रहेगा, 1 का कोई भी पावर 1 ही रहेगा। तो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर। सुनो अच्छे से, आप कंफ्यूज कर रहे हो। 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 स्क्वायर, स्क्वायर और नीचे का स्क्वायर कैंसिल, 3 रेज टू 3 कितना आएगा? 27। समझा कुछ? देख लो यहाँ पे 9 रेज टू 3/2, इसको मैं लिख रहा हूँ 9 को लिख रहा हूँ 3 स्क्वायर, और पहले से इधर पे 3/2 है, तो ये 2 और 2 कैंसिल, तो कितना आएगा? 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 27 माइनस 1, ठीक है, प्लस 2। 9 को लिखूंगा, 9 का स्क्वायर रूट, पावर हाफ मतलब स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कितना होगा? 9 का 3 माइनस 1। सॉल्व करेंगे इसको, कितना आएगा? 2 इंटू 26 52/3 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 2 कितना? 2 इंटू 2 कितना आएगा? 4। कितना आएगा सॉल्व करके? 52 जाता है इसी के टेबल में? नहीं जाता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 प्लस 12/3 आंसर आएगा 64/3। बोलो समझा एवरीवन? समझा थोड़ा बहुत? यस सर। ठीक है, इसी तरीके से करना, और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, चलो स्टार्ट करो, समझ में आया तो। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में देखे जाता हूँ आपको, एक सम और सिखा देता हूँ। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले फटाफट। आई होप कि समझ में आए। बेसिक इंडिकेशन था, बेसिक इंडिकेशन वहीं पे सॉल्व हो गया था, यहीं पे बस लिमिट अप्लाई करना था। लिमिट कैसे अप्लाई करना होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं इसको हम लोग? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आई होप कि एवरीवन गॉट इट। प्लीज कंफर्म करो फटाफट, सबको समझा एवरीवन? यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट लो। तो नॉर्मल इंटीग्रेशन जैसे करना है, और बाद में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाना है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हटा रहा है इसको। सिंपल सा सम है, ज्यादा कुछ है नहीं। अगर आपको 3 पॉइंट एक्सरसाइज थर्ड के सब सम आते हैं, तो आप इसमें से क्या करने वाले हो? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाने वाले। लेट अस मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरा? सेकंड क्वेश्चन दिया है इंटीग्रल ऑफ 2 to 3 1/x square plus 5x plus 6 dx, x square plus 5x plus 6 dx। कौन सा एक्सरसाइज है? क्वाड्रेटिक वाला, याद होगा आपको अच्छे से। फैक्टराइज करेंगे इसको हम लोग। इसको फैक्टराइज करने के बाद क्या मिलेगा? इंटीग्रल ऑफ 2 to 1 हो जाएगा 1/, इसके फैक्टर्स क्या है? 3 2s are, तो आपको मैंने शॉर्टकट सिखाया था, जो फैक्टर्स होते हैं उसको x के साथ जोड़ दो, तो x plus 3 into x plus 2 dx। लीनियर फैक्टर्स को हम लोग हमेशा बैलेंस कर सकते हैं। बहुत जन बोलेंगे सर इसको आप वो स्पेशल इंटीग्रल से क्यों नहीं कर रहे हो? उससे भी कर सकते हैं, इसको आपके ऊपर है। ठीक है, ये बन गया इसका लीनियर फैक्टर 1/x plus 3
इंटू एक्स प्लस टू। नॉट लीनियर फैक्टर्स है नीचे, लीनियर फैक्टर को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। इसको बैलेंस कैसे करेंगे हम लोग, हमको पता है बैलेंस कैसे करेंगे। इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लास्ट में सिखाया था मैंने, a अपॉन एक्स प्लस थ्री प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू। तीन चार मेथड से इसका। चलो इसको हम लोग अगर बैलेंस करने जाए तो बैलेंस कैसे होगा, ये इंटीग्रल ऑफ 2 to 3 है ना, इंटीग्रल ऑफ 2 to 3, ये लोअर लिमिट होता है या अपर लिमिट होता है, याद रखना। ये वैल्यू छोटा होना चाहिए, वैल्यू बड़ा होना चाहिए। डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है x प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस टू, ये हो गया डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में बैलेंस करने आना चाहिए। न्यूमरेटर में बैलेंस कैसे होगा, x प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस टू। न्यूमरेटर में बैलेंस कैसे होगा ना, इधर लिख देंगे हम लोग x प्लस थ्री माइनस ऑफ एक्स प्लस टू। बैलेंस करो, देखो 1 आता है। न्यूमरेटर का ब्रैकेट ओपन किया तो 1 ही मिलता है हम लोग। x माइनस एक्स आंसर 3 माइनस 2 1, तो बैलेंस होगा। अभी डिनोमिनेटर अलग अलग करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा लिमिट ऑफ 2 to 3। पहला आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस टू, ठीक है, माइनस दूसरा आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस dx। अब बस इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्ली इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट लगा देंगे। तो 1 अपॉन एक्स प्लस टू माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस, तो 1 अपॉन एक्स प्लस टू का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log ऑफ एक्स प्लस टू, log ऑफ एक्स प्लस टू, ठीक है, log ऑफ एक्स प्लस टू। फिर 1 अपॉन एक्स प्लस थ्री का इंटीग्रेशन कितना आएगा, माइनस एज इट इज log ऑफ एक्स प्लस थ्री, कितना आएगा ये log ऑफ एक्स प्लस थ्री। लिमिट अप्लाई करते हैं इस पे, लिमिट क्या है इसका 2 to 3। अंदर फॉर्मूला बन रहा है log a माइनस log b, log a माइनस log b log a by log ऑफ b। a, तो इसको मैं log ऑफ a by b लिख देता हूँ। log ऑफ a by b कितना आएगा, x प्लस टू डिवाइड बाय x प्लस थ्री, और बाहर हम लोग इसका लिमिट लगा देते हैं। तो लिमिट क्या आएगा इसका 2 to 3, ठीक है। तो अभी यहाँ पे फाइनलाइजेशन हो गया। अब पहले अपर लिमिट बाय में लोअर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, बाद में लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो पहले अपर लिमिट पुट करो, तो अपर लिमिट क्या आएगा, log ऑफ अपर लिमिट 3 है, log ऑफ 3 प्लस टू डिवाइड बाय 3 प्लस 3, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस log ऑफ लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितना आएगा 2 प्लस टू डिवाइड बाय 2 प्लस 3, बस हो गया सिंपल सॉल्व। पुट कर लिया। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है इसका आंसर, log ऑफ 5/6, log ऑफ 5/6 माइनस ये हो जाएगा log ऑफ 4/5। फिर से आ गया log ऑफ a माइनस log ऑफ b। इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो आप, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो क्या मिलेगा आंसर, देखो log ऑफ पहला ऊपर आएगा 5/6, नीचे आएगा 4/5, ठीक है। तो हमारा ये 5 और 5 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर में आएगा 25, न्यूमरेटर में आएगा 25, डिनोमिनेटर में आएगा 24। So we got the answer as log of 25/24। देख लो, सब समझा क्या एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। इसको थर्ड टर्म से भी कर सकते हैं। थर्ड सम से भी कर सकते हैं इसको, परफेक्ट। मैंने पहले बताया थर्ड टर्म से कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन भी लगा, सेम आंसर आ रहा है। पार्शियल फ्रैक्शन भी लगा सकते हैं हम लोग। a अपॉन x प्लस b अपॉन x प्लस 2। क्लियर है, सम समझा सबको, एवरीवन अंडरस्टूड? यस। यस। अलग नहीं। सम नंबर थर्ड, इंटीग्रल ऑफ 0 to π/4 cot स्क्वायर x, ये आपका थर्ड सम है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, हर एक सम पे सॉल्व आप लोग करोगे। गाइस cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं निकलता, तो इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। cot स्क्वायर x का आइडेंटिटी क्या आएगा, cosec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है ना, cosec स्क्वायर x माइनस 1। फिर अलग अलग करके आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। cosec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। फोर्थ वाला आएगा इंटीग्रल ऑफ माइनस π/4 टू π/4, और यहाँ पे दिया है 1/1 माइनस साइन एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे। सो 1 माइनस साइन एक्स का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 प्लस साइन एक्स। सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1 प्लस साइन एक्स। सो न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जिसको हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स बोल के अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, समझ में आया। थर्ड वाले में क्या करना है, थर्ड वाले में कॉट स्क्वायर एक्स
का आइडेंटिटी यूज करना है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। फोर्थ वाले में 1 माइनस साइन एक्स का कॉन्जुगेट यूज करना है 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, बात करते हैं फिफ्थ वाले का। फिफ्थ सम क्या दिया है? फिफ्थ सम दिया है इंटीग्रल ऑफ 3 to 5, इंटीग्रल ऑफ यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 1 अपॉन नीचे दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 3 dx। इस तरीके से दिया है, तो इसका भी कॉन्जुगेट लेंगे हम लोग और सॉल्व करेंगे। ये तीनों सम आपको 5 मिनट मिल रहा है, 5 मिनट में तीनों सम सॉल्व होने चाहिए। गिव अ ट्राई, नहीं आएगा तो मैं सिखाऊंगा, बट कम से कम कोशिश तो करो। कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पहले करने के लिए पहले कॉट स्क्वायर एक्स को हम लोग को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कॉट स्क्वायर एक्स को लिखेंगे हम लोग कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। 1 माइनस साइन एक्स का कॉन्जुगेट 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी कॉन्जुगेट यूज होगा। वंस यू गेट द बेसिक इंटीग्रेशन अप्लाई द लिमिट लाइक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। स्टार्ट सॉल्विंग फास्ट, चलो सॉल्व करो फटाफट। एक ही मिनट में एक सम होना चाहिए, फटाफट सॉल्व करो।
हो गया तीनों सम? तीनों सम हो गया? क्रॉस चेक करते हैं, एक करते हैं, ठीक है? पहले थर्ड सम चेक करते हैं, बाद में फोर्थ चेक करते हैं, बाद में फिफ्थ चेक करते हैं, ठीक है? तो पहले थर्ड वाला चेक करते हैं। So integration of cot square x to the limit of 0 to pi by 4. Integration of cot square x to the limit of 0 to pi by 4. ठीक है? कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले हम लोग इंटीग्रल सेम रखेंगे। यहाँ पे cot square x को लिखेंगे cos x square x minus 1 dx। आइडेंटिटी लगा लिया। लिमिट सेम रहेगा 0 to pi by 4। अभी अलग अलग करना पड़ेगा इसको, ठीक है? तो अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा? ये हो जाएगा। अलग अलग करने के बाद इंटीग्रल ऑफ 0 to pi by 4, पहला टर्म क्या आएगा मेरा? cos x square x dx, ठीक है? माइनस इंटीग्रल ऑफ 0 to pi by 4, इधर आएगा 1 dx। cos x square x का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस cot x minus cot x माइनस cot x टू द लिमिट ऑफ 0 to pi by 4, और 1 का इंटीग्रेशन तो सबको पता ही रहेगा, x x टू द लिमिट ऑफ 0 to pi by 4, ठीक है? गाइस आपको एक हिंट दे रहा हूँ, सुन लो अच्छे से। हमेशा जब भी ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन रहेगा ना, माइनस साइन को बाहर निकालो। लोग गलती कर देते हैं इसको। माइनस साइन को बाहर निकालो और फिर लिमिट लगाओ। माइनस बाहर निकाले तो क्या बचेगा? cot x। लिमिट लगाओ cot x का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो cot pi by 4 माइनस cot 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस यहाँ पे क्या आएगा? x का लिमिट विल बी pi by 4 माइनस 0, ठीक है ना? तो cot pi by 4 कितना होता है? tan pi by 4 1 होता है, तो cot pi by 4 भी 1 होगा, तो आपका आंसर आएगा Yes. माइनस cot pi by 4 1 हो जाएगा। cot 0 कितना होता है? व्हाट इज cot 0? Not defined. Not defined. तो ये तो अलग हो गया यार। cot 0 नॉट डिफाइंड मतलब कैसे होगा ये? तो यू कैन क्लियरली से दैट कि ये इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करता। ये cot 0 नॉट डिफाइंड है। क्लियरली से दैट इंटीग्रल डज नॉट सर एग्जिस्ट। नीचे पाई बाय ऊपर पाई बाय 2 और नीचे पाई बाय 4 है। क्वेश्चन में यस सर। तो मैंने रॉन्ग लिखा क्या? सर वो लिमिट्स रॉन्ग है। ऊपर पाई बाय 2 है, नीचे पाई बाय 4 है। अच्छा, तो मेरे बुक में तो यही दिया है 0 to pi by 4 दिया है। सर मास्टर की में देखा है तो yes sir textbook में इसको करेक्शन कर लो। ऊपर pi by 2 है, नीचे pi by 4 है। ऊपर pi by 2 है, नीचे pi by 4 है। ऊपर आएगा pi by 2, नीचे आएगा pi by 4, इधर आएगा pi by 4, इधर आएगा pi by 2। इसलिए आप लोग कंफ्यूजन हो रहेगा ना आंसर ना लेना। यहाँ पे भी Yes. pi by 4 और यहाँ पे भी pi by 2, pi by 2, pi by 4। वैल्यू पुट किया तो कैसे आएगा? पहले आएगा pi by 2, बाद में आएगा pi by 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर आएगा pi by 2, फिर आएगा pi by 4। आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ cot 90, cot 90 0, cot 45 1, ठीक है? और यहाँ पे pi by 2 माइनस pi by 4 भी कितना आएगा? pi by 4 ही होगा। इसको अच्छे सॉल्व किया तो माइनस ऑफ माइनस 1 1, 1 माइनस pi by 4 इज द आंसर। बोलो समझा? एवरीवन अंडरस्टूड? Yes. yes आंसर आएगा 1 माइनस pi by 4। तो हमेशा याद रखना कि जब भी ब्रैकेट में माइनस साइन होगा ना, तो इस माइनस साइन को बाहर निकालो। इट विल बी इजी फॉर यू टू अप्लाई द लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक द स्क्रीनशॉट, सम नंबर 3 का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? नेक्स्ट सम पे आते हैं, सर चेक ऐसा करते हैं। बीच में नॉट डिफाइंड वाला टर्म आया तो डायरेक्ट लिखने का इंटीग्रल डज नॉट हाँ, एग्जिस्ट। इंटीग्रेशन डज नॉट एग्जिस्ट ऐसे ही लिखेंगे ना, और क्या करेंगे? अगर cot 0 हमको पता ही नहीं तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? यस सर। तो उसको हम लोग सीधा लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डज नॉट एग्जिस्ट एज cot 0 इज नॉट डिफाइंड। रीजन बता देते हैं वहां पे, क्यों होगा ये नॉट डिफाइंड? क्योंकि हमको cot 0 का वैल्यू नहीं पता, इसलिए इसका इंटीग्रल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है? विल मूव टू द थर्ड सम। थर्ड सम मैंने आपको बताया था कॉन्जुगेट करना है, फोर्थ सम में भी कॉन्जुगेट करना है। बेसिक इंटीग्रेशन था थर्ड और फोर्थ सम। फोर्थ सम का बात करते हैं पहले। फोर्थ सम
क्या दिया क्वेश्चन में? इंटीग्रल दिया है -π/4 से π/4 -π/4 से π/4 1/1 - sin x dx। मैंने बताया कैसे सॉल्व होगा ये, कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा इसका, ठीक है। कॉन्जुगेट लिया तो क्या बनेगा, मैं इंटीग्रल नहीं लिख रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ, आपको समझ जाना क्या करना है। कॉन्जुगेट आएगा इसका 1 - sin x का कॉन्जुगेट आएगा 1 + sin x, और डिनोमिनेटर में भी ये आएगा 1 + sin x, ठीक है, dx। ऊपर भी 1 + sin x, नीचे भी 1 + sin x, तो कितना आएगा आंसर इसका? इंटीग्रल ऑफ 1 × 1 + sin x इज 1 + sin x, और डिनोमिनेटर में आएगा 1 - sin x, 1 + sin x इज 1 - sin² x dx, ठीक है। इतना समझ में आ गया। मैं इसको अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा ऊपर 1 + sin x ही रहेगा, लिमिट नहीं लिख रहा हूँ मैं, आप लोग लिखोगे लेकिन हर एक स्टेप में, और नीचे 1 - sin² x कितना होगा, cos² x dx। अलग अलग करते हैं इसको, तो अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा 1/cos² x 1/cos² x प्लस sin x अपॉन cos² x। मैं cos² x को ब्रेक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो cos x फिर इंटू 1/cos x, ठीक है। इतना समझ में आ गया रहेगा सबको ना। 1/cos² x मेरा sec² x है, तो इंटीग्रल ऑफ यहाँ पे आएगा sec² x, sin बाय cos मेरा tan है, 1/cos मेरा sec है, तो ये हो जाएगा sec x tan x, sec x tan x, और यहाँ पे आएगा dx। और लिमिट क्या रहेगा इसका, लिमिट रहेगा -π/4 टू π/4, -π/4 टू π/4, बस वैल्यू पुट करना है अभी। sec² x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, sec² x का इंटीग्रेशन आएगा tan x, sec x प्लस tan x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, sec x टू द लिमिट ऑफ -π/4 टू π/4, ठीक है। पहले अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, तो अपर लिमिट कितना आएगा इसका, tan π/4 प्लस sec π/4, ये हो गया अपर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितना आएगा, tan -π/4 tan -π/4 tan -π/4 प्लस sec -π/4, ठीक है। वैल्यू पुट किया ना, tan π/4 कितना होता है, tan 45 1, sec π/4 कितना होता है, √2, तो √2 1 + √2 माइनस tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, सबने पढ़ा अच्छे से। -1 tan नेगेटिव होता है, sec पॉजिटिव होता है, ठीक है। cos पॉजिटिव होता है मतलब sec भी पॉजिटिव होता है, तो tan -π/4 इज माइनस tan π/4, तो ये -1 हो जाएगा, और sec -π/4 इज sec π/4 ओनली, क्योंकि cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो sec भी पॉजिटिव होगा, तो sec ऑफ -π/4 इज आल्सो sec π/4, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, +√2 आएगा। ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट, क्या मिलेगा, 1 + √2 माइनस माइनस +1 माइनस √2 का कैंसिल, आंसर विल बी व्हाट, इसका फाइनल से कितना आएगा, 2 आएगा। बोलो समझा, सम एवरीवन अंडरस्टूड? यहाँ पे लिमिट्स Yes, लगा sir. देना, समझा। बेसिक Yes, इंटीग्रेशन sir. करके हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, लिमिट्स अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट्स कैसे अप्लाई करना है, बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। टेक द स्क्रीनशॉट, विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर वेरीफाइंग द आंसर, ठीक है। चेक कर ले आंसर। सम नंबर 5 का आंसर चेक करने के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। सम नंबर 5 तो अगाई कर रहा हूँ, सेकंड स्टेप से कर रहा हूँ, सीधा कॉन्जुगेट ले लेता हूँ इसका। इसका कॉन्जुगेट कितना आएगा, 1/√ऑफ क्या दिया क्वेश्चन में, 2x + 3 माइनस √ऑफ 2x - 3, √ऑफ 2x + 3
माइनस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 3 इसका कॉन्जुगेट क्या रहेगा? इसका लिमिट क्या दिया? इसका लिमिट दिया है 3 to 5। तो ये हम लोग ने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी सॉल्व किया। इसका कॉन्जुगेट क्या रहेगा? इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो तो कॉन्जुगेट क्या रहेगा इसका? अंडर रूट ऑफ 2x plus 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 3। डिनोमिनेटर में भी यही आएगा, डिनोमिनेटर में भी यही आएगा। क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 2x plus 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 3 dx। क्लियर है इतना? ये समझ में आया? तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है हम लोगों से, तो कितना आएगा? इंटीग्रल ऑफ 3 to 5 1 इंटू दिस कितना आएगा? यही बनेगा। तो ऊपर क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 2x plus 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 3। ऊपर ये हो गया। डिनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉन्जुगेट यूज करने का मतलब ये होता है कि रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, ठीक है? सो a माइनस बी और ये a प्लस बी लोअर स्टैंडर्ड्स में किया है थर्ड चैप्टर में। तो a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर किया तो क्या आएगा? a स्क्वायर किया तो मेरा रूट गायब हो जाएगा। क्या बचेगा? 2x प्लस 3। ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना होगा मेरा? रूट ऑफ 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। रूट और स्क्वायर गायब हो जाएगा। तो 2x माइनस 3 dx। इस तरीके से सॉल्व होगा ये, ठीक है ना? अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? ब्रैकेट को हटा देंगे। नीचे कितना आ रहा है? 2x माइनस 2x कैंसिल 3 3 6 हो जाएगा। तो 1/6 को बाहर निकाल लेते हैं। समझ में आता है ना? भाई कर रहा हूँ मैं, सबको आता है अच्छे से। डिनोमिनेटर सॉल्व किया 2x माइनस 2x कैंसिल 3 माइनस ऑफ माइनस 3 6 हो जाएगा। तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे तो 1/6 बाहर आ गया। 1/6 बाहर आ गया तो क्या बचेगा अंदर? लिमिट ऑफ 3 to 5 2x plus 3 प्लस रूट ऑफ 2x माइनस 3। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? 2x plus 3 को लिख सकता हूँ मैं 2x plus 3 रेज टू हाफ, ठीक है? 2x plus 3 रेज टू हाफ प्लस इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? 2x माइनस 3 रेज टू हाफ dx। अंडरस्टूड? अब इसको हम लोग अलग अलग करके इंटीग्रेट करेंगे। x रेज टू n का फॉर्मूला x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो 1/6 को रहने देते हैं ऐसे, इंटीग्रेट कर लो इसको। 2x plus 3 रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन कितना आएगा? 2x plus 3 रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, ठीक है ना? प्लस यहाँ पे आएगा 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3/2 रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। x रेज टू n का फॉर्मूला लगाया। x रेज टू n का फॉर्मूला x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। और लिमिट क्या है इसका? इसका लिमिट है 3 to 5। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 3/2। तो अगर इसको मैं न्यूमरेटर में ले जाऊंगा तो क्या होगा? 2/3 हो जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, इधर 1/6 दोनों का डिनोमिनेटर बाहर निकाल लिया इंटू 2/3। और यहाँ पे भी हम लोग लिमिट पुट करेंगे सिर्फ, ठीक है? इतना समझ में आ गया? यहाँ पे पहले अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट मतलब 5 पुट करेंगे, पहले 5 पुट करो, ठीक है? इतना समझ में आ गया? तो 1/6 3/2 दोनों का डिनोमिनेटर है, कांस्टेंट को बाहर निकाला 3/2 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? 2/3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान देना। पहले हम लोग को 5 पुट करना है, बाद में को 3 पुट करना है। तो 5 के लिए हम लोग को एक अलग ब्रैकेट लेना पड़ेगा और 3 के लिए हम लोग को अलग ब्रैकेट लेना पड़ेगा। तो 5 कैसे सॉल्व होगा? पहले 5 पुट करो तो 2 5 are 10 10 plus 3 to the power 3/2, ठीक है? प्लस 10 माइनस 3 कितना आएगा? इधर लिखेंगे 10 माइनस 3 to the power 3/2। जो क्या पहला माइनस, हाँ ये पहला पुट किया 2 5 are 10 10 plus 3 13 और हो जाएगा 2 5 are 10 10 minus 3 7। जो क्या अपर लिमिट, अभी लोअर लिमिट पुट करना है। तो लोअर लिमिट कैसे पुट करेंगे हम लोग? 3 पुट करेंगे। 2 3 are 6 6 plus 3 raised to power 3/2 plus 2 3 are 6 6 minus 3 6 minus 3 raised to power 3/2। समझा? कितना आएगा ये? 2 1 are 2 3 are, तो ये हो जाएगा 1/9। कितना हो जाएगा ये? 1 are 3 are 1/9, ठीक है? 1/9 ब्रैकेट में कितना आएगा? The very first bracket will be 13 raised to 3/2 13 raised to 3/2 प्लस इधर कितना आएगा? 7 raised to 3/2 7 raised to 3/2, ठीक है? पहला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। माइनस सेकंड ब्रैकेट हो जाएगा 9 raised to 3/2 प्लस 3 raised to 3/2 प्लस 3 raised to 3/2। क्लियर है इतना?
अब गाइस 3/2 मतलब कितना होता है? 3/2 मतलब होता है 1.5। तो एक पूरा रहेगा, एक आधा रहेगा। तो पूरा रहेगा तो 13, आधा रहेगा तो √13। तो कैसे सॉल्व होगा ये? 1/9 हमारा बाहर ही रह जाएगा। अभी 13 को पावर अगर 3/2 है तो 3/2 मतलब कितना होता है? एक और एक आधा। तो एक मतलब पूरा लिखेंगे, आधा मतलब रूट में लिखेंगे। तो ठीक है, तो कैसे हो जाएगा? 13/3/2 को लिखेंगे हम लोग 13√3। ठीक है, 7/3/2 को लिखेंगे हम लोग एक पूरा एक आधा, 7√7। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, माइनस 9/3/2 कैसे लिखेंगे हम लोग? ना आपको मैंने अभी पीछे सिखाया था, 9 को मैं 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ। 3 3 का कैंसिल, तो कितना आ जाएगा ये? 9 को मैं लिख 27. सकता हूँ 27. तो कितना हो जाएगा ये? 27। परफेक्ट। और इसका 3/3/2 कितना आएगा? 3√3। 3√3. ये माइनस अंदर जाएगा तो कितना आएगा? -3√3। -3√3, समझा? तो बाहर हमारा 1/9 एज इट इज रहेगा। अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं? 13√3 माइनस 3√3 लाइट टर्म्स है। तो 13√3 माइनस 3√3 कितना आएगा? 10√3 प्लस 7√7 माइनस 27। छोड़ दो सर इसका वो आगे 13√13 आएगा ना? 13√13 आएगा। सॉरी, गलती हो गया मेरे से। फिर आंसर इधर ही कंप्लीट होता है। तो दिस कंप्लीट्स द आंसर। अंडरस्टूड? देख लो। Yes. Yes. तो 1/9 ब्रैकेट में आएगा 13√13 प्लस 7√7 माइनस 27 माइनस 3। क्लियर है क्लास? सबको सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes sir. एक चीज हम लोगों ने गड़बड़ किया है, कोई पता लगा है क्या गड़बड़ किया है? एक सिंपल सा चीज हम लोगों ने गड़बड़ किया है। 1/18. सर 1/18 आएगा। Yes, sir. Common. कैसे आएगा 1/18? वही पूछ रहा हूँ, वही गड़बड़ किया हमने। कैसे आएगा वही तो पूछ रहा हूँ। सर वो 2 का जो 2x है ना सर उसका वो 2 भी डिवाइड हो जाएगा। यस सर। ठीक है ना, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ 2 बोल रहे हैं हम लोग। यस सर वो बोल। Yes. ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 बचेगा। तो 1/3 Yes. आएगा तो 1/3 बचेगा। ये बहुत बार रॉन्ग होता है, हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ x भूल जाते हैं। तो 1/18 13√13 प्लस 7√7 माइनस 27 माइनस 3√3। समझा सबको? देख लो अच्छे से। Yes. Yes. Yes, sir. इसको फटाफट नेक्स्ट सम पे चलते हैं। हटा रहा हूं इसको। तो नॉर्मल सम्स ही है जो हम लोग ने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था इंटीग्रेशन के। बस आगे सिर्फ हम लोग को लिमिट्स लगाने आना चाहिए। अभी इतना चैप्टर इजी नहीं है, ठीक है? आगे चल के इसके प्रॉपर्टीज के ऊपर भी सम्स है। तो भले ही हमारे पास एक ही एक्सरसाइज है, बट एक एक्सरसाइज सब कुछ पूछेगा आपको। जितना इंटीग्रेशन पढ़ा था ना, पूरे इंटीग्रेशन का रिवीजन करा देगा ये एक एक्सरसाइज। और इसमें फिर प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, जो कि अभी टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है? प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, वो सब भी करेंगे हम लोग। एक एक सम करने वाले हैं लोग इसका, ठीक है? आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सम नंबर 5 हो गया। सम नंबर 6 पे आते हैं। सम नंबर 6 आपका होमवर्क रहेगा, आराम से कर लो, बैलेंसिंग करने से। आते हैं सम नंबर 7 पे। सम नंबर 7, और सम नंबर 7 में क्या दिया है? इंटीग्रल ऑफ 0 to π/4। इंटीग्रल ऑफ 0 to π/4 यहाँ दिया है sin 4x into sin 3x। sin 4x into sin 3x dx। sin 4x into sin 3x dx, ठीक है ना? सबसे पहले इसको हम लोग फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगने वाला है, तो समझ गया। अब इसको पहले हम लोग क्या करते हैं? बैलेंसिंग करते हैं। 2 sin c sin d, इसका फॉर्मूला बनना चाहिए। तो बाहर हाफ ले लेंगे और अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अंदर 2 से मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा? 2 sin 4x into sin 3x dx, ठीक है? टू द लिमिट ऑफ 0 to π/4, ठीक है? इतना समझ में आया? तो हाफ विल बी एज इट इज, हाफ हमारा ऐसे रहेगा। हाफ में कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है? अभी इसका फॉर्मूला है 2 sin c sin d का फॉर्मूला था cos c plus d into cos c minus d। पढ़ा रहेगा हमने अच्छे से। इसका फॉर्मूला Yes. क्या है? इंटीग्रल ऑफ 0 to π/4 एज इट इज। ब्रैकेट डालते हैं। पहला फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? cos c plus d। तो c plus d कितना आएगा? 4x plus 3x। तो cos c plus d, पहले माइनस साइन नहीं आ रहा है ना, पहले माइनस ले लेते हैं। तो cos c minus d माइनस cos c plus d माइनस cos c plus d। तो c plus d कितना आएगा? 4x plus 3x। ये अच्छे से आना चाहिए।
ये फॉर्मूला बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेना। cos c माइनस डी माइनस cos c प्लस डी माइनस cos c प्लस डी, अलग अलग करें इसको तो कितना आएगा हाफ दोनों के लिए, तो हाफ दे दो पहले यहाँ पे, हाफ इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाय 4 cos 4x माइनस 3x कितना होता है cos x, तो हो जाएगा cos x dx माइनस साइन हाफ इसका भी है, तो हाफ इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाय 4 cos 4x प्लस 3x कितना होगा cos 7x dx। इससे बेसिक इससे इजी सम मिलेगा नहीं। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, तो हाफ विल बी एज इट इज, बाहर अंदर आ जाएगा sin x टू द लिमिट ऑफ 0 टू पाई बाय 4, ठीक है, माइनस यहाँ पे भी हाफ ऐसा रहेगा, cos 7x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 7x अपॉन 7, sin 7x अपॉन 7 टू द लिमिट ऑफ 0 टू पाई बाय 4। बस अभी हम लोग को प्रिंसिपल अप्लाई करना है प्रॉपर्ली, ठीक है, तो रूल अप्लाई कर लेते हैं, तो हाफ को रहने देते हैं ऐसे ही, क्या बचेगा पहला टर्म sin पाई बाय 4 इंटू साइन 0, यहाँ पे आएगा sin पाई बाय 4 माइनस sin 0, ठीक है, इधर आएगा माइनस हाफ, क्या बचेगा अंदर sin 7 इंटू पाई बाय 4 अपॉन 7, ये अपॉन 7 को पहले बाहर निकाल लो, आपको मैंने पहले सिखाया था कांस्टेंट को बाहर निकाल लोगे आपके लिए इजी रहेगा, तो 1 अपॉन 7 बाहर निकल के क्या बचेगा sin टाइम्स ऑफ 7 इंटू पाई बाय 4 7 पाई बाय 4 माइनस 7 इंटू 0 sin 0, तो यहाँ पे आएगा माइनस sin 0, ठीक है, इतना समझ में आया ना, वैल्यू पुट करना है सिर्फ यहाँ पे, तो कितना आएगा हाफ विल पे एज इट इज, sin पाई बाय 4 कितना होता है गाइस 1/√2, sin 0 0 ही होता है, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 1/14, sin 7 पाई बाय 4 को हम लोग क्या करते हैं अलग एंगल लेके आराम से सॉल्व कर सकते हैं, तो sin 7 पाई बाय 4 कहाँ पे जाएगा 7 इंटू 45, 7 इंटू 45 कितना होता है 45 7s आर 360 minus 45। पहले कौन से क्वाड्रेंट में होते देखो, ठीक है, तो कौन से क्वाड्रेंट में ये 7 इंटू 45 ना 28 और 315, 315, तो 315 फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या यूज करते हैं लोग 2 पाई माइनस थीटा, 2 pi minus theta। 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई माइनस थीटा मतलब 2 पाई माइनस पाई बाय 4, और फिर फाइनली sin 0 तो 0 हो जाएगा, ठीक है, इसको आगे से सॉल्व करेंगे, ध्यान देना, ये हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू 1/√2 इज 1/2√2, 1/2√2 माइनस sin 2 पाई माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा, तो माइनस माइनस प्लस इसको काई नहीं करता है, 1/14 ये हो जाएगा माइनस sin पाई बाय 4, माइनस sin पाई बाय 4, कितना आएगा हमारा आंसर 1/2√2 माइनस माइनस प्लस 1/14 sin पाई बाय 4 कितना होता है 1/√2, ठीक है, तो कितना आएगा हमारा आंसर 1/2√2 प्लस 1/14√2, तो कितना आएगा टोटल 1/16√2। ना डिनोमिनेटर में √2 आ रहा है तो रैशनलाइज से डिनोमिनेटर कर सकते हैं हम, ठीक है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, अच्छा मल्टीप्लाई नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा इसका, डिनोमिनेटर में एलसीएम लगेगा तो 14√2, ठीक है, 1s आर 7s आर ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 14 दे देते हैं और यहाँ पे 2 दे देते हैं, एलसीएम ना पता ना, ठीक है, तो कितना आएगा आंसर 16/14√2, तो 16 कितना आएगा 8, 14 कितना आएगा 7√2, तो 8/7√2 छोड़ सकते हैं या डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर सकते हैं, समझा सम कि नहीं समझा, कंफर्म बोलो, फिर उधर 7 आएगा ना, 7 + 1 इधर 7 आएगा, न्यूमरेटर में क्यों पूछ रहा हूँ मैं, हाँ बराबर, इधर नीचे 28 हो जाएगा ना, यस, इतना बेसिक नहीं आता, 28, तो 16/28 कितना हो जाएगा 4/7 आएगा, 4 का टेबल लगा देगा ऊपर, यस यस सर। सिंपलीफाई करना है तो आगे इसको हम लोग इसको हम लोग रैशनलाइज से डिनोमिनेटर भी कर सकते हैं, नहीं किया तो भी चलेगा, समझाएगा देख लो पहले अच्छे से, तो 4 यस सर। यस सर। ठीक है, एक जो स्क्रीनशॉट ले लो, तो बेसिकली ये करना क्या होता है बेसिक इंटीग्रेशन, बस हम लोग को वो प्रॉपर्ली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाने आना चाहिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अच्छे से लगाने आना चाहिए, ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई करने आ रहा है तो आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो, तो हम लोग कर क्या रहे हैं बेसिक इंटीग्रेशन कर रहे हैं और अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं,
टाइम तो हो गया है, देखते हैं क्लास में। क्लास में देखते हैं। सम नंबर 8 भी इजी है। 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x को आप फॉर्मूला बना लोगे। 1 को लिखोगे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, साइन 2x को लिखोगे 2 sin x cos x। तो आइडेंटिटी बन जाएगा ये, ठीक है। ठीक है, 8 के सम देखते हैं थोड़ा अच्छे से कैसे करना है। इजी सम है एकदम। 8 के सम क्या है देखो, क्वेश्चन क्या दिया है, लिमिट ऑफ 0 टू पाई बाय 4। क्या दिया क्वेश्चन में, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x। ऐसा सम उन्होंने बहुत सॉल्व किया है, 1 प्लस साइन 2x। ना इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को रूट को हटाना बहुत जरूरी है। तो 0 टू पाई बाय 4 एज इट इज, ठीक है। अंडर रूट ऑफ क्या आएगा, 1 की जगह लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। क्या आएगा, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। आ गया ऊपर। और साइन 2x के लिए क्या आएगा, साइन 2x के लिए आएगा 2 sin x cos x, 2 sin x cos x dx, ठीक है। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a प्लस b द होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो 0 टू पाई बाय 4 क्या बचेगा, अंदर बचेगा sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x dx, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया। अलग अलग कर लेते हैं इसको। तो अलग अलग क्या आएगा, इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाय 4। पहला आ जाएगा sin x dx और दूसरा आएगा प्लस इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाय 4। इधर कितना आएगा, cos x dx, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ sin x कितना होता है, माइनस cos x। सो माइनस cos x टू द लिमिट ऑफ 0 टू पाई बाय 4, ठीक है। यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x। इंटीग्रेशन ऑफ cos x कितना होगा, sin x टू द लिमिट ऑफ 0 टू पाई बाय 4, द लिमिट ऑफ 0 टू पाई बाय 4, ठीक है। बस माइनस साइन बाहर निकालेंगे, आपको सिखाया था मैंने। ब्रैकेट में माइनस रहेगा तो माइनस को बाहर निकालो तो कितना आएगा, इधर आ जाएगा cos पाई बाय 4 माइनस cos 0, ठीक है। और बीच में क्या आएगा, प्लस इधर कितना आएगा, साइन पाई बाय 4 माइनस साइन 0, साइन पाई बाय 4 माइनस साइन 0। इतना क्लियर है। बस सॉल्व करते हैं इसको। तो माइनस विल बी एज इट इज, cos पाई बाय 4 कितना आएगा, 1/√2, ठीक है। cos 0 कितना होता है, 1, ठीक है। प्लस साइन पाई बाय 4 कितना आएगा, 1/√2, साइन 0 कितना होता है, 0, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको अच्छे से, कितना मिलेगा, 1। तो ये माइनस 1/√2 प्लस 1/√2 कैंसिल, आंसर इज 1। तो फाइनल आंसर 1 आएगा इसका। समझ में आया, तुम देख लो। Yes, sir. यस सर। नो मैं 9th और 10th सम में एक्सप्लेन करता हूँ, सॉल्व आप लोग कर लेना। ना 9th सम में क्या बोला है, 9th सम में बोला है साइन टू द पावर, साइन x टू द पावर 4। लिमिट नहीं लगा रहा हूं मैं, लिमिट आप लोगों को लगाना आता है, ठीक है। लिमिट दिया है 0 टू पाई बाय 4। ना साइन x टू द पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ, साइन x टू द पावर 4 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और साइन स्क्वायर x कितना होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करोगे कैसे, a माइनस बी द होल स्क्वायर लगाओगे, a माइनस बी द होल स्क्वायर लगा के इंटीग्रेट करके आराम से सॉल्व हो जाएगा। बोलो समझा आया ना। साइन x टू द Yes. पावर 4, तो साइन x टू द पावर 4 हो जाएगा साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। और साइन स्क्वायर x कितना होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर x द होल स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर x द होल स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर x द होल स्क्वायर। नेक्स्ट सम देखो 10th वाला। 10th सम में क्या दिया है, इंटीग्रल ऑफ, न्यूमरेटर में दिया है 1/x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 dx। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, आपको याद आ रहा है, टीटी। स्पेशल इंटीग्रल याद है सबको। Yes. तो आप लोग को आज के लेक्चर के रिगार्डिंग में मैं होमवर्क देता हूँ। तो एक्सरसाइज 4.2 का, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 करना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चंस कवर करना है आपको। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10। बोलो समझ में आया थोड़ा बहुत टॉपिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ Yes, sir. और बाकी तो बेसिक इंटीग्रेशन ही है। बस हम लोग को बेसिक इंटीग्रेशन करके प्रॉपर्ली लिमिट अप्लाई करना चाहिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। एनी क्वेश्चंस, कुछ पूछना है, समझ में आया पक्का आज का लेक्चर,
1 to 10 सम समझ में आया सबको? कंफर्म Yes, करो sir. फटाफट। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और आगे कंटिन्यू करेंगे टॉपिक। आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 to 10 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय गाइस।